ठंड शुरू होती ही किसी को बलगम वाली खांसी होती है, किसी को सूखी वाली खांसी होती है। इस पूरे मसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के चर्चित डॉक्टर डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर खांसी सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है। इसके लिए हम इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। रमशौकत साहब हमें अपने क्लिनिक पे समय दे रहे हैं और हम बातचीत करते हैं खांसी पर। सर, अमूमन तो इंटरव्यू तो चलते ही रहे हैं आपके। पहला चीज़ है कि सर्दियों में खांसी क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में खांसी बढ़ने का मुख्य कारण है पोल्यूशन। जो हमारा पोल्यूशन है बोथ आउटडोर और इंडोर, घर के अंदर भी जो पोल्यूशन रहता है और बाहर जो हम दिन भर जो बाहर रहते हैं उसके कारण। और खांसी बढ़ने का एक दूसरा मुख्य कारण ये होता है कि जो वो पेशेंट जिन्हें पहले से फेफड़े की कुछ भी बीमारी है, जैसे अस्थमा है, दम्मा है या टीबी हो चुका है, वो सब पेशेंट को खांसी ठंड आते ही खांसी बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है और ये हमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम पहुंचाती है। अच्छा, किसी-किसी को सुबह में खाँसी होती है, क्या ये फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है? हाँ, सुबह में खांसी होना एक तरह की बीमारी को दर्शाता है और वो ये उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम जो दिन भर पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो जब रात में हम रेस्ट करते हैं तो वो जो पार्टिकल पीएम 2.5 पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो अक्सर हमारे गले में एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण सुबह हमें अर्ज होती है उन्हें कफ करके बाहर निकालने की, जिसके कारण हम कई बार देखते हैं कि काला खांसी कफ निकलता है, थोड़ा सा काला, वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जो ओवर द डे एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते रहते हैं, उन्हें निकालने की जरूरत पड़ती अच्छा, जब खाँसी हो जाती है तो लोग कई सारी गलतियाँ करते हैं। क्या घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए, फिर डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ली चाहिए? है। उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन की खांसी नहीं होती है, ये पोल्यूशन के कारण खांसी होती है। इसके लिए आप सबसे पहले मास्क लगाएं। मास्क लगाने से 90% खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप रात में गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर लें तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है सुबह में। इसके अलावा अगर खांसी के साथ आपको बुखार आता है तो आप निश्चित रूप से अपने डॉक्टर पर से मिलें, क्योंकि ये इन्फेक्शन को दर्शाता है। अच्छा, खाँसी अगर 3 दिनों से ज़्यादा हो तो क्या डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर घरेलू नुस्खे पर ही रुकना है? नहीं, बिल्कुल, खाँसी अगर 3 दिन से ज़्यादा है और आपको दम फूलने लग रहा है, साँस लेने में परेशानी हो रही है, बुखार भी आ गया है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें। अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए डॉक्टर साहब, क्या खाँसी किसी बीमारी का संकेत भी है? आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को आम तौर पर ऐसे ही खाँसी होती है, लेकिन अगर खाँसी लंबे समय तक खिंच जाए, आपको परेशानी होने लगे, जैसे सीने में जकड़न, साँस ले रहे हैं तो आवाज़ आना, सीना घड़घड़ाना जो बोलते हैं, बुखार आना, दम फूलना, ये सब लक्षण भी अगर है, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें। अच्छा, एक सवाल है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, हुँ। उन लोगों को खाँसी जब शुरू होती है तो रुकता नहीं, इसके पीछे का कारण? उसके पीछे का कारण है स्मोकिंग के कारण हमारे फेफड़े की जो प्रणाली है उसमें सूजन आ जाना। वो सूजन हमेशा से रहता है क्योंकि वो रेगुलर स्मोक करते हैं। वो सूजन ठंड के समय में पॉल्यूशन के कारण बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ जाती है और वो खाँसी आमतौर पर गर्मियों में जो कम रहती है, वही ठंड में ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, कोविड के बाद जो सर खाँसी शुरू हुई है और जो अभी खाँसी हो रही है, इस दोनों में अंतर क्या है? कोविड के बाद जो खाँसी शुरू हुई है, बहुत सारे पेशेंट में वो फेफड़ों को कमज़ोर कर दिया है। जिन जिन लोगों को कोविड हुई है, उनका फेफड़ा आम कमज़ोर हो चुका है। वो सब तो उन जो खाँसी जो उनको पहले होती थी, जो आमतौर पर 2, 3 या 5 दिन में ठीक हो जाती थी, वो अब कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है ठीक होने में। उसका पहला कारण वही है कि फेफड़ा कमज़ोर हो गया है और उस पर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो काफ़ी हद तक परेशान करता है लोगों को। अच्छा, क्या गैस और एसिडिटी भी खाँसी के कारण है? हाँ, गैस और एसिडिटी से भी खाँसी होती है, तो वो नाइट टाइम में ज़्यादा होता है। अगर हम सोते हैं, तो वो खाँसी के साथ सीने में जलन होता है, जिसे हम हार्ट बर्न बोलते हैं। वो भी एक तरह का परेशानी है। अच्छा, सर्दियों में खाँसी, टीबी या अस्थमा की शुरुआत कैसे होती है? ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अस्थमा पेशेंट को सीने में जकड़न होगा और जब वो साँस लेंगे, तो सीने से एक सीटी की तरह आवाज़ आएगी। सीं-सीं जैसे वो होता है, उस तरह की आवाज़ आएगी। तो एस और नॉर्मली वो कुछ देर तक रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। टीबी पेशेंट जो रहेंगे तो उन्हें खाँसी लंबे समय तक रहती है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उनके उसके साथ उन्हें बलगम ज़्यादा बनता है, पीला गाढ़ा बलगम होता है, बुखार रहेगा, बदन हाथ में दर्द रहेगी, भूख नहीं लगेगा, वज़न घटेगा
इस तरह की लक्षण आते हैं टीबी के पेशेंट्स में। उसके लिए तो डॉट्स केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, उसके लिए ये है कि अगर आपकी खांसी लंबे समय तक खिंच गई है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको देख लेंगे, एक एक्स-रे करा के एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, पेशेंट को टीबी होने का चांस है। उसके बाद बलगम का जाँच करा लें और कन्फर्म हो जाएगा कि टीबी है या नहीं। अच्छा, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या अंतर है? सूखी खांसी को मेडिकल टर्म में ड्राई कफ बोलते हैं और बलगम वाली खांसी को वेट कफ बोलते हैं। आमतौर पर कुछ इन्फेक्शन होता है जिनमें देखा गया है कि बलगम वाली खांसी होती है, जैसे टीबी हो गया, उसमें बलगम वाली खांसी होती है। कोई भी और इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया हो गया, उसमें शुरुआत में बलगम वाली खांसियाँ होती है जो एक इन्फेक्शन को दर्शाता है। लेकिन जैसे-जैसे ही इन्फेक्शन वाला फेज़ निकल जाता है, वो खांसी सूख जाती है, तो कुछ दिन तक सूखी खांसी होती है, जो भी लोगों को परेशान करती है। उसमें कुछ दवाइयों को ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत होती है और समय के साथ वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। अच्छा, एक सवाल हमारे आपके पुराने दर्शक ने हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 3 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक हैं, उन्हें बुखार और खांसी एक साथ हो तो वो क्या करें? बुखार और खांसी एक साथ तक हो, आप शुरू में उसको ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि अगर पहले खांसी होती है, हो सकता है उसके कुछ दिन के बाद बुखार आए। आमतौर पर अगर ऐसा होता है और अगर आपके बच्चों में ये बार-बार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से मिलें। और जो बच्चे हैं, उन्हें नियमित रूप से, जिन्हें खांसी इस तरह से परेशान करता है, उन्हें वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन हर साल लगवाएँ और साथ ही साथ अगर उन्हें बचपन में अगर निमोनिया हो चुका है, तो उन्हें निमोनिया का वैक्सीन भी लगवाएँ। अच्छा, किसी बच्चे में देखा जाता है खाँसते-खाँसते उसकी साँस फूलने लगती है, तो वो बच्चे क्या करें? या उनके पेरेंट्स क्या करें? ऐसे बच्चे जिन्हें हमेशा खांसी होती है, वो घर में नेबुलाइज़र मशीन रख सकते हैं। तत्काल में बच्चे को नेबुलाइज़ भाप लगा सकते हैं, जिससे उसे तत्काल में परेशानी से निजात मिल जाए और उसे तुरंत डॉक्टर से मिले फिर। अच्छा, जैसे भाँप लगाने की बात हो रही है, कई-कई लोग बच्चों को भाँप से एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में क्या परिस्थितियाँ होंगी? अगर भाप से एलर्जी है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसमें भाप भाप में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, उससे कुछ परेशानी हो, तो हम लोग उसको दवाइयों को चेंज कर देते हैं। और अगर बच्चों में ज़्यादा परेशानी होती है, तो कुछ लिमिटेड समय तक इन्हेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण ठंडी में राहत मिलती है। इन्हेलर का क्या यूज़ सभी को करना चाहिए या सिर्फ लिमिटेड लोगों को करना चाहिए? नहीं। ये दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज नए-नए युवाओं को देख रहा हूँ इन्हेलर ही यूज़ कर रहा है। इन्हेलर का यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको यूज़ करने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जब कोई भी पेशेंट वो गाइडलाइन सैटिस्फाई करता है, तब उन्हें इन्हेलर का यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पुराने जो दम्मा पेशेंट हैं, उनको इस कड़ाके की ठंड में बहुत परेशानी हो रही है। इस पे क्या कहना है? उसका मुख्य कारण है पॉल्यूशन। दमा पेशेंट, उनका फेफड़ा ऑलरेडी डैमेज्ड रहता है या उनका फेफड़े में ऑलरेडी परेशानी रहती है, जिसे वो इन्हेलर के माध्यम से अपने दम फूलने की परेशानी को सुधार लेते हैं। लेकिन ठंड में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस पॉल्यूशन के कारण उनकी जो गर्मियों में वो आराम से रहते हैं अपने इन्हेलर पे, वही इन्हेलर लेने के बावजूद उन्हें ठंड में दिक्कत होती है। मैं उन पेशेंट्स को यही सलाह दूंगा कि आप मास्क ज़रूर से ज़रूर लगाएं। आप अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, गर्म कपड़े पहने, ठंड से बचें। घर के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर पॉसिबल है तो घर के अंदर एयर फिल्टर्स यूज़ करें, जो पीएम 2.5 को रोकता है। वो एयर फिल्टर्स आपके रूम के या घर के एयर को पोल्यूटेंट फ्री करेगा, जिसके कारण आपको सांस पे लेने में परेशानी कम होगी। और इन्हेलर का सेवन रेगुलर रूप से करें। अगर आप इन्हेलर लेने के बाद बेटर फील कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है आप इन्हेलर को छोड़ दें, उसे रेगुलर रूप से लेते रहें, तब इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात होती रही खाँसी की बात, बीपी जो बढ़ रहा है। देखिए, ठंड में बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है हमारे जो धमनियाँ रहती हैं, उनमें सिकुड़ाव आ जाता है। ठंड के कारण धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हमें हाथ-पाँव में ज़्यादा ठंड लगती है। हमारा बॉडी ब्लड को सेंटर में रखने की कोशिश करता है, जिससे शरीर अंदर से गर्म रह सके। इसके कारण हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके कारण बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें पुरानी बीपी या जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर है, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। ये मुख्य कारण है ठंड में ये सब परेशानी बढ़ने का। जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए क्या कहना है? उन हार्ट के पेशेंट में पहले से ही उनका हार्ट कमज़ोर रहता है और उनका खून गाढ़ा रहता है। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपने आप को गर्म रखें, दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें, ठंड में बाहर ना निकलें। सुबह में और शाम के समय बाहर ना निकलें, और अगर दिन भर भी घर में रहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने आप को वार्म रखें, मॉर्निंग हल्का सा वॉक करें घर के अंदर ही, नियमित रूप से खान-पान का सेवन करें और दवाइयों को बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा,
अब हम उन सवाल पर आते हैं जो सवाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आजकल घर में लोग हीटर और ब्लोअर जलाकर सो रहे हैं। क्या उनके सांस में दिक्कत आएगी इससे? हाँ, बिल्कुल, हीटर या ब्लोअर लगातार नहीं जलाना चाहिए, आप कुछ समय तक जला सकते हैं, क्योंकि हीटर या ब्लोअर जलाने से जो हवा में आपके रूम में जो हवा है, उसकी नमी खत्म हो जाती है। फिर वो साँस वो हवा साँस के द्वारा आपके अंदर जाता है, तो वो आपके गले, फेफड़े को इरिटेट करेगा, उसके कारण आपको फिर खाँसी हो सकती है या आपका गला सूखने की परेशानी हो सकती है। आप उसको लिमिटेड समय तक जलाएँ कि जितना तक रूम कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद उसको बंद कर दें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं डायबिटीज़ के जो आपने सवाल भेजा था। गुड़ और चीनी के विषय में पूछा था हमारे दर्शक ने। गुड़ की चाय और चीनी की चाय में अंतर क्या है और डायबिटिक पेशेंट कौन-सा ठीक? देखिए, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर गुड़ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो वो भी हाई ही है। तो मैं तो उन पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको गुड़ अवॉइड करने बोलूँगा। और कैलोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में उतनी ही कैलोरी है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल है, वो थोड़ी-सी मात्रा में गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी तो अवॉइड ही करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक कुमार जिन्होंने इसमें आपको खाँसी और गुड़ के विषय में बहरहाल दर्शकों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।